अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस साल डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को महज एक माशी इज्तिमा नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस बार यह आलमी ताकतों के माबैन उभरते हुए तसादुम की अलामत बनकर सामने आया है। फोरम का माहौल इस कशीदगी के जेर असर रहा जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश के नतीजे में पैदा हुई। बुध की शाम तक सदर ट्रंप ने फौजी ताकत के जरिए ग्रीनलैंड को जम करने और यूरोपीय ममालिक पर तजारती महसूलात आयद करने की धमकियों से पीछे हटने का ऐलान किया। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अमरीका को दिफाई ज़रूरियात के तहत ग्रीनलैंड की मुकम्मल मिल्कियत दरकार है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड की अहमियत को रूस और चीन के साथ जारी आलमी ताकत के मुकाबले के तनाजुर में पेश करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड का असल मसला मादनियात नहीं बल्कि सलामती है। कनाडा का वजूद भी अमरीका की वजह से है। दुनिया में सिर्फ अमरीका ही इस खित्ते को महफूज बनाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने डेनमार्क को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि डेनमार्क का रवैया नाशुक्रा रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बर्फ का टुकड़ा करार दिया और कहा कि यूरोप अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने दावा किया कि दुनिया अब खालिस ताकत के उसूल पर चल रही है, खा वो मुआशी हो, फौजी हो या फिर तकनीकी। उनके मुताबिक यूरोप को अपनी रवायती एहतियात तर्क करके तेज और सख्त फैसले करना होंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ ट्रंप की मुलाकात और मुस्तकबिल के मुमकिना मुआहदे के इशारे ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। अमरीकी और नेटो हुकाम की जानिब से ऐसे इंतजामात पर बातचीत की इत्तलात सामने आई जिनके तहत अमरीका को ग्रीनलैंड में महदूद खुद मुख्तार फौजी मौजूदगी दी जा सकती है। ताहम डेनमार्क ने वाज़ेह तौर पर इसे अपनी सुर्ख लकीर करार दिया है। इस बहरान ने अटलांटिक के दोनों किनारों पर कायम इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। कैनेडियन वजीर आजम हो, फ्रांसीसी सदर और यूरोपीय मरकजी बैंक के सरबराह, इन सब के रद्द-ए-अमल ने इस तसादुम को मजीद नुमायां किया है, जिससे वाज़ेह होता है कि कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम कमजोर पड़ रहा है और ताकत खुलकर फैसला कुन उसूल बन चुकी है। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक अहमियत, आर्कटिक बहरी रास्तों की कुशादगी, मिसाइल दिफाई निज़ाम और तवानाई और मादनी वसाइल ने इसे आलमी ताकतों के तसादुम का मरकज बना दिया है। ऐसे में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या ग्रीनलैंड पर सदर ट्रंप और यूरोप के दरमियान कोई अमली मुआहदा हो पाएगा? क्या फौजी कार्रवाई से गुरेज सदर ट्रंप के मौक़िफ़ में लचक की अलामत है या महज एक हिकमत अमली? यूरोपीय क़यादत के बयानात क्या इस अमर की निशानदही नहीं करते कि यूरोप इस हकीकत को तस्लीम कर रहा है कि दुनिया अब उसूलों नहीं बल्कि मुंह जोर ताकत के जोर पर चल रही है? और क्या दुनिया की अशराफिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दरअसल दूसरी आलमी जंग के बाद कायम होने वाले बैनुल अक़वामी निज़ाम में आने वाली बड़ी और फैसला कुन तब्दीलियों जहानात की तरफ इशारा कर रहा है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस फोरम से आने वाले बयानात और पैगामात को ही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान साहिब और ख़ास तौर पर हमने दावत दी है आसिफ दुरानी साहिब को, साबिक सफारतकार हैं। जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे मामले में पाकिस्तान को कहाँ समझ रहे हैं और किस तरीके से इस सूरत हाल में अपने आप को महफूज रखते हुए फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। पैनल के लिए सवाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अमरीका ही कुर्रा अर्ज का माशी इंजन ट्रंप, दुनिया अब खालिस ताकत के उसूलों पर, सरबराह यूरोपीय यूनियन, कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम को खतरात लाहिक, कैनेडियन वजीर आज़म, क्या वर्ल्ड ऑर्डर को अब भी कोई ख़तरा नहीं? तो रानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ही से आगाज़ करूँगी। जिस तरह के बयानात, स्टेटमेंट्स और फिर एक दूसरे को सुनाया भी गया इस फोरम के ऊपर, इन सबको सामने रखते हुए आप किस तरह से डिकोड करेंगे? क्या इस फोरम से दुनिया में उभरता हुआ जो तसादुम है उसके रुझान, वो ट्रेंड्स हमें दिखाई देना शुरू हो रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक होके हर मुल्क अपना अपना सोचना शुरू हो रहा है? जी, ये बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आप देख लीजिए रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है। और आपने कनाडा का देखा, उनके प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है उसमें इस बात का इजहार है और मेरे ख्याल में वो कई ममालिक की खासकर मिडिल पावर्स की तर्जुमानी करते हैं कि आपको अब आपस में बैठना होगा और फैसला करना होगा। आपको याद होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी, वो इस वजह से थी कि देयर वर टू ब्लॉक्स, सोवियत ब्लॉक एंड अमेरिकन ब्लॉक। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम ना आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं, हम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ। वो चला, एक अर्सा तक चला। आज आप देख रहे हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट डेड। उसके बाद आपने ये देखा कि ये जो मुख्तलिफ जो सब ग्रुप शुरू हो गए, यूरोपियन यूनियन का वजूद आ गया, आसियान आ गया, अफ्रीकन यूनियन आ गई। वो यही वजह था कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अब जो इस तरह की सूरत हाल है उसका वो ट्रंप स्पेसिफिक है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं, पहले उनका टेन्योर था, उसके अंदर भी उन्होंने
नेटो पे दबाव डाला कि आप जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और इसको 2% पे ले जाएं। अब बाज़ ममालिक ने तो उसको 4 to 5% भी ले गए, इंक्लूडिंग जर्मनी। ये है एक अलार्म है, रिंग एज एन अलार्म बेल फॉर एवरीवन। और उसमें आपको ये जो कुछ भी इस नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है, उसकी एक वजह जो 2017 में जब चाइना ने 5G लॉन्च किया तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि इमीडिएटली अमेरिका लॉस्ट ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इससे पहले वाज यूनाइटेड स्टेट्स जिसने उसको मार्केट करना था, लेकिन चाइना लीड ले गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एक तेजी आई है इस कंपटीशन में। लेकिन अब जब चाइना ने एक अपने जवाबी कार्रवाई की अमेरिका के खिलाफ, वो भी समझ उनकी बात आ गई, खासकर जो है सेमीकंडक्टर्स के सिलसिले में और रेयर अर्थ के सिलसिले में, क्योंकि रेयर अर्थ में जो क्रिटिकल अर्थ है उसमें मटेरियल है, उसमें चाइना जो है इस वे अहेड। इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी ये एडमिट करता है कि वो तकरीबन 10 साल पीछे है इस तहकीक के अंदर और उस स्टेज तक पहुंचने की। तो ये एक नई टसल है जिसमें मुख्तलिफ पावर जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। डेवोस जो है वो एक जाहिर है वो आउट ऑफ द यूएन एक सिस्टम है जिसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो मुख्तलिफ तरक्की की स्टेजेस पे हैं, वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो इक़्तिसाद के साथ साथ पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती है। तो इसलिए हमें इसको जो है दिलचस्पी के साथ देखना चाहिए। ठीक हो गया साहब, हम दिलचस्पी से तो बहुत देख रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो कशमकश है, ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक हैसियत है वो खामोशी से एक बड़ा तूफान या तसादुम का मरकज बन रही है आलमी ताकतों के दरमियान। अमेरिका इस मामले को अभी सिर्फ यूरोप पर प्रेशर के जरिए ही हल करना चाह रहा है, या आप समझते हैं ये मामला हाथ से निकल जाएगा? नहीं, हाथ से तो नहीं निकलेगा। मेरा ख्याल है कि यूरोप और अमेरिका मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें यूरोप की भी सिक्योरिटी के मामला हैं और ये लड़ाई ग्रीनलैंड के ऊपर नहीं होगी। ग्रीनलैंड सिर्फ अड्डे मुहैया करेगा अमेरिका के लिए कि वो चीन और रूस की जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है आर्कटिक रीजन के अंदर, जहां पर ज्यादा वो आर्कटिक का पूरा जो आर्कटिक ओशन का रीजन का जो निज़ाम है, वहां पे एक अगली जंग या लड़ाई की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां पर जिसने जिक्र किया उन्होंने कि मादनियात और बाकी जो जो प्रेशस रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी भी जो अगर मौजूदगी है, तो वो क्योंकि एक नई जगह है, नई जमीन है, आइस मेल्ट कर रही है, तो वहां पे क्या निकलेगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो वहां पर एक दौड़ लगेगी दुनिया की कि उसके ऊपर किसका काबू हो सकता है, और अमेरिका चाहता है कि वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों में अपने तौर पे वहां पे अपने अड्डे बना सके, ताकि वो बढ़ती हुई जो प्रेजेंस है रूस और चीन की उनको चेक कर सके। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, आपने बार बार जिक्र किया रूल बेस्ड ऑर्डर का, और हम सब इसकी बात करते हैं, और हमने कहा कि आज ताकत ही वो है जो कि आपके वो सवाल में है कि ताकत ही ताकतवर ही फैसला करेगा या ताकत का ही फैसला माना जाएगा? ताकत का ही फैसला। ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर था ये भी ताकत ने ही डिक्टेट करवाया था, दुरुस्त। लेकिन उसमें ये हुआ कि सब उस ताकत के आगे झुके और सब ने एग्री कर लिया कि हम इस निज़ाम के तहत इस तरीके से जिएंगे। आज भी देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब कितनी तेजी से दुनिया बदलेगी या नहीं बदल पाएगी या कैसे बदलेगी, ये सवाल पैदा हो रहा है। तो हम चूंकि पुराने पैराडाइम में इस दुनिया को देखना चाहते हैं, तो हम कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नई दुनिया तश्कील पा रही है, इसकी शक्ल क्या बन रही है। देखिए आज भी अमेरिका जब कहता है कि उसका वो माशी इंजन है दुनिया का, तो उसमें कोई ज्यादा ये गैर हकीकी बात नहीं है। वजह यह है कैपिटल उसके पास है, यानी जो सरमाया का गढ़ है, दुनिया के सारे बैंक वहां मौजूद हैं, आप हिल नहीं सकते एक दूसरे से जब तक कि दुनिया कोई ऑल्टरनेट निजाम बना नहीं लेती, जो कि अभी तक नहीं बना पाए। सरप्राइजिंगली चीन को चाहिए था, रूस को चाहिए था। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, आप जब ऑल्टरनेट निजाम की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये रुझान यानी आज की ये सूरत हाल हमें उस रुझान यानी ऑल्टरनेट निजाम की तरफ लेके जाएगी, या मौजूदा ताकतें जब हम मल्टी पावर्स की बात करते हैं मौजूद हैं, तो क्या अब वो चाहेंगी कि एक ऑल्टरनेट हो, ना कि कोई हमें डिक्टेट कर रहा हो? अच्छा, अब ऐसा है कि सबको मनाने के लिए, एक निज़ाम क्रिएट करने के लिए सबको मनाना पड़ेगा। सबको मनाने के लिए आपको जिसे कहते हैं अनचैलेंज्ड पोजीशन पे होना चाहिए, अनचैलेंज्ड पावर पे होना चाहिए। या तो ये सब इतने अच्छे बन जाएं कि चीन और अमेरिका मिलके, जो कि मेरा बुनियादी एक शिकायत है अगर डेवॉस से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, तो ये कि कब से चल रहा है, लेकिन आज तक कभी अच्छी खबर
आम दुनिया के लिए नहीं सुनी हमने। ये कैपिटलिस्ट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसका तो आपस में मिल बैठना हो जाता है, लेकिन जो आम दुनिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जैसे कि वर्ल्ड WTO, उसी को मुझे प्रेजेंस नजर नहीं आती। IMF अपनी कोई रिपोर्ट पेश करता होगा, लेकिन वो कोई सामने खुल के इतना ज्यादा एनहांस होकर सामने, एम्फसाइज होकर सामने नहीं आती। ये मेरी शिकायत है। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये चाह तो सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे क्यों? हम क्यों चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि दुनिया किसी एक निजाम के साथ जुड़ी रहे और चलती रहे। अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि 3 चीजें हैं अमेरिका के पास। उसके पास सरमाया है, उसके पास मार्केट है, और उसके पास टेक्नोलॉजी रिनोवेशन है। वो तीनों चीजें दुनिया में फिर बांटता है। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, वो बना तो दे दिए, सरमाया भी दे देता है, टेक्नोलॉजी भी दे देता है, इनोवेशन भी क्रिएट कर लेता है, कहता है ये तरीका है। अब दुनिया की जो फैक्ट्री है, जिसकी सबसे बड़ी दुनिया की फैक्ट्री चीन है, ये आपस में इस तरह गुंदे हुए हैं कि उधर से सरमाया ना आए, यहां से चीन पैसा ना आए, तो चीन अपना वो, और चीन जो बनाता है उसकी मार्केट भी तो चाहिए ना दुनिया को कहीं बेचने के लिए। और उससे बड़ी मार्केट अमेरिका से कोई है कोई नहीं दुनिया में इस वक्त, क्योंकि वहां पे सारा पैसा भी है। 38 अरब, कम से कम 36 अरब खरब डॉलर की वहां पे मार्केट है। तो ये इस तरह बंदी हुई है, इसको तब्दील होते होते वक्त लगेगा। ठीक, AI आएगा, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, IT, रोबोट्स, ये रोबोटिक्स हर चीज मिल के क्या शक्ल इख्तियार होगी। क्या अब ये दौड़ मादनियात की और रेयर अर्थ की जो दौड़ लग गई कि इसके ऊपर मैक्सिमम काबू किया जाए, तो ये वो चीजें हैं जो कि डिटरमिन करेंगी। ये शायद 8-10 साल 15 साल लगे इस चीज के अंदर, लेकिन दुनिया की मईशत भी बदलेगी और इस वजह से पावर सेंटर्स भी बदलेंगे। लेकिन डिपेंडेंस किस हद तक एक दूसरे, आज तो मैं कहता हूं दुनिया गुंदी हुई है एक दूसरे के साथ, हिल नहीं सकती उसी रूल बेस्ड ऑर्डर की वजह से, और जिस किस्म की मईशत बन चुकी है। आइंदा की मईशत किस तरह बांध के रखेगी ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये एक टसल जरूर शुरू होने जा रही है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, तब्दीली तो आनी है और हर कुछ अरसे के बाद तब्दीली दरकार भी होती है। ये फरमाइएगा कि यूरोप या नेटो कितना स्टैंड ले पाएगा अमेरिका के प्रेशर के आगे, या फिर उसको झुकना ही पड़ेगा? जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि अमेरिका एक पावर तो है और सब कुछ वहीं से चलाया जा रहा है। एक कॉमेंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिएगा कि जिन्होंने तकरीर की और जिस तरह से चैलेंज किया, क्या कहा जाए कि हमारे सियासतदानों की तरह सिर्फ चैलेंज की हद तक का चैलेंज है? एक तो इन यूरोपियंस ने ट्रंप साहब का दिल बहुत तोड़ा है। वो कह रहे हैं कि एक छोटी सी चीज मैंने तुमसे मांगी थी, 80 लाख मुरब्बा किलोमीटर का ग्रीनलैंड। एहसान भी बहुत जताए हैं उन्होंने वैसे, और वो भी मैंने अपनी खातिर नहीं मांगा था। वो कह रहे मैंने अपनी खातिर नहीं मांगा, अमेरिका की खातिर नहीं मांगा, तुम्हारी खातिर मांगा, क्योंकि तुम उसको संभाल नहीं सकते, इसलिए मैं उसको संभाल लेता और तुम देने से इनकार कर रहे हो। देखिए, अभी जो 2 हफ्ते के दरमियान में जो हमें एक नज़र आ रहा था मंजरनामा कि शायद नेटो खात्मे की तरफ है और एक ग्लोबल ट्रेड वार शुरू होने लगी है, कल वो मामला तो थम गया। तकरीर के बाद, तकरीर में तो उन्होंने वो बातें नहीं की, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट से जो उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि माहिदा हो गया है, और वाज़े तौर पर उन्होंने इशारा दिया कि वो ताकत भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये उस पुश बैक के नतीजे में वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं जो तमाम यूरोप ने उनको दिया है, जो उन्होंने लाइन ड्रॉ की है। बिल्कुल, सिर्फ इतना कुछ हुआ है, मामला हल नहीं हुआ। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है पुराने दिनों की कि जो हड्डियाँ गंगा में चली जाती हैं वो वापस नहीं आती, और जो आपने पूछा कैनेडियन वजीर आजम का, मार्क कार्नी का, यही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चला गया, अब वो गंगा तशरीफ ले गया, अब वो वापस नहीं आएगा, और ये उम्मीद रख के, इस खुशफहमी में रख के हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा वो वर्ल्ड ऑर्डर भी एक फिक्शन था, एक कहानी थी, लेकिन एक यूजफुल फिक्शन था जिसका बहुत सौ को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा मेरे मुल्क को फ़ायदा हुआ, और अगर आप देखें तो बहुत से तरक्की पजीर मुल्कों को भी फ़ायदा हुआ। हमने तो फ़ायदा नहीं उठाया। वियतनाम ने $300 बिलियन तक की एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली, चीन ने उसी निज़ाम के सर पे अपने आप को एक सुपर पावर बना लिया, भारत ने फ़ायदा उठा लिया। हमारा तो फ़ायदा उठाने वाला मिजाज ही नहीं है ना, सिस्टम कोई भी हो। तो वो तो बदल गया। अब सवाल ये है कि क्या इमर्ज करेगा और कब इमर्ज करेगा। अब जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं तो हम सिर्फ सिनेरियोज ड्रा करते हैं, मंजरनामे बनाते हैं, क्योंकि इल्म नजूम तो किसी के पास नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मंजरनामा जिस पर बात हो रही है वो है अनार्की का। बिल्कुल, और नाम बार बार आ रहा है फिलासफर हॉब्स का। वो हॉब्स ने कहा था ना कि वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि सब एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती में मुब्तला हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून। जो कोर्स से पावर है, जोर जबरदस्ती है जिसके पास,
वो अपनी बात मनवाएगा। ये वो मंजरनामा है जो इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बनने से पहले 1945 से पीछे का था, जब दो जंग अज़ीमें हुई थी, जब जिस मुल्क की मर्जी होती थी दूसरे पे चढ़ दौड़ता था, उससे उसकी ज़मीन छीन लेता था, उसके वसाइल छीन लेता था। तो अब इस सूरत हाल में दुनिया की जो ख़ास तौर पे मिडिल पावर्स हैं वो डी रिस्किंग की कोशिश कर रही है, इस मसले में अपना रिस्क कम करने की कोशिश कर रही हैं, वो इंतज़ार नहीं कर रही। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहदा हुआ और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो दूसरे मुल्क आ रहे हैं, तुर्की जो हमारे साथ मिलना चाह रहा है, हालांकि तुर्की नेटो का मेंबर है, उस पे सेक्शन 5 नेटो का इतलाक होता है कि अगर तुर्की पर कोई हमला करे तो पूरे नेटो का फर्ज है कि उसकी मदद को आए। लेकिन तुर्की कह रहा है कि मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलना चाहता हूं। तो अब मुल्क अपने अपने अलायंसेस, अपने ग्रुप बना रहे हैं ताकि मिलकर अपने माशी मफादात को भी संभालें, अपनी सिक्योरिटी को भी संभालें। रीअलाइनमेंट्स की बात हुई, रीअलाइनमेंट्स हो रही है, उसमें यूरोपियन यूनियन और कनाडा अपना नया एक ऑर्डर ला सकते हैं। आखिरी बात यह है कि इसमें चाइना की राइज की एक अपॉर्चुनिटी है। अगर चाइना चाहे तो हादी जो हैं वो चाइना की तरफ बढ़ेगा। चाइना ये कह रहा है, चाइना कह रहा है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, मुझे अपनी ताकत नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जिसमें विन विन हो। तो चाइना तो पहले से ही दावत दे रहा है, ठीक हो तो एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए निकल रही है। आमिर साहब, जो यूरोपीय यूनियन से बयान आया कि अपनी मईशत और दिफा को मजबूत करना होगा क्योंकि अब ताकत का असूल चल रहा है, खालिस ताकत का, क्या यूरोप कमजोरी का इतराफ कर रहा है या आने वाले दिनों की जारहाना हिकमत अमली का? इसको कमेंट कीजिएगा। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहा है कि आलमी माशी इंजन वही है, तो वो एक बार फिर से अपने आलमी तसल्लुत के नजरिए के साथ ही सामने खड़ा है। आयशा, वो हकीकत का इतराफ कर रहा है मेरा ख्याल है यूरोप, क्योंकि वो इस वक्त जो हमारा मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक सियासी अफसाने के ऊपर उसकी बुनियाद थी, और वो सियासी अफसाना ये था कि कोई भी मुल्क, खा वो बड़ा हो या छोटा हो, अस्करी या माशी तौर पर कमजोर हो या मजबूत हो, सोवरेनिटी के मामले पर तमाम मुल्कों को बराबर तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सिनेरियो देखें तो कहीं पर भी हमें अमली जिंदगी के अंदर अपनी या हकीकत में हमें ये जो सियासी फसाना है, हमें उसकी कोई शक्ल नहीं नजर आई। दुनिया में जहां कहीं भी हमने कोई कॉन्फ्लिक्ट देखी, चाहे वो सिविल वॉर हो किसी जगह पर या दो मुल्कों के अंदर तनाज़ा हो, वहां पर ये अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत की छतरी के नीचे पलने वाला ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। गजा उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जहां पर इजराइल जब चाहे जो चाहे कर सकता है, हज़ार की तादाद में औरतों और बच्चों को वो मार सकता है और उसको रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कश्मीर एक और तनाज़ा है जो कि चला आ रहा है पिछले 70-80 बरस से, जिसके अंदर इफेक्टिव रोल नहीं यूएन प्ले कर सका। एंड मोर इम्पोर्टेंटली देखिए, रुवांडा की 1994 की कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें, उसके अंदर 100 दिनों के अंदर 8 लाख बंदा जो है वो कत्ल कर दिया गया था नस्ली बुनियादों के ऊपर, और यूएन वहां पर मौजूद था, वो कुछ नहीं कर सका। ये इराक का जब मामला हुआ 9/11 के बाद, तो एक झूठ घड़ा गया और उसकी बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर हमला किया गया, यूएन कुछ नहीं कर सका। तो अब मेरा ख्याल है ये एतराफ का वक्त आ गया है तमाम मुल्कों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। सबसे पहले ये ना सिर्फ ये एतराफ करके, बड़ी अग्रेसिवली दुनिया को ये कह के कि ये सब जो है ये बकवास है, और असल में दुनिया जो है वो जिन रसूलों की आप बात करते हैं उस पर तो कभी भी नहीं चली है। तो अब क्यों ना हम सारे मान लें कि ये ताकत की बुनियाद के ऊपर चलने वाली है। तो ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से उसका एक एतराफ है, और अब हर कोई इस खोज में है कि जितनी तेजी से ये वर्ल्ड ऑर्डर तो पहले से कोलैप्स कर रहा था, और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैटलिस्ट के तौर पर उभरे हैं इसके अंदर, उन्होंने उस अमल को और तेज कर दिया है। अब दुनिया सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि उसको इतना इस हद तक कम से कम स्लो डाउन हम कर लें कि हमें अपनी अगली चाल सोचने का और वो चलने का वक्त मिल जाए, क्योंकि अमेरिकी सदर ने कोई बहुत ज्यादा सब्र नहीं दिखाया इस मामले के ऊपर। हाँ, वो हम जानते हैं कि वो थोड़ा सा उनको पुश बैक मिलता है तो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी वो बुनियादी सोच है कि अब दुनिया के अंदर ताकत की बुनियाद के ऊपर ब्लॉक्स बनेंगे और उसी तरह से दुनिया को अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा, वो मेरा ख्याल है इस डेवोस की मीटिंग के अंदर बहुत वाज़ेह हो गया है कि अब यूरोप भी वही सोच रहा है। अमेरिका ने तो अपनी सोच पहले से वाज़ेह कर दी है, यूरोप के साथ कनाडा भी शामिल है उसके अंदर, और ये जो हमारा मुआहदा इनका गजा के ऊपर जो ये कमेटी बनी है, ये अभी जो
बोर्ड ऑफ पीस बना है, उसके अंदर पाकिस्तान का ये फैसला कि उसने चंद दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर एक फैसला किया है उसका हिस्सा बनने का, ये उन दरवाजों की तरफ इशारे कर रहा है जो कि मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मुल्क अपने अपने मफादात के मुताबिक खोलने की कोशिश करें। दुरुस्त हो गया। आसिफ दुरानी साहब, आप आखिर में आपसे एक सवाल, आपने ऊपर चाइना के किरदार की बात की और आगे भी प्रोग्राम में चाइना के रोल और उसकी एक इमर्जिंग पावर की डिस्कशन रही। आपके ख्याल में अगर पुराना वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है तो क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगा? ये ट्रम्प जिस चीज को इन्फोर्स कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, ये हमें किसी बहुत बड़े मसले की तरफ दुनिया को ले जा सकता है? देखिए, ये अभी मुश्किल सवाल है, अभी इसका जवाब फौरन नहीं है, लेकिन हाँ इसके ख्याल इस तरह से नजर आते हैं कि अगर अमेरिका तो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूनिलैटरलिस्ट राह की तरफ गामजन हो चुका था और उसका नतीजा अब आप ट्रम्प की सूरत में देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो साइमल्टेनियस राइज है चाइना का, और वो पीसफुल राइज है, और चाइना की फिलॉसफी भी जो है पीसफुल राइज की तरफ है, वो एक सोबरिंग उसका इफेक्ट होगा चाइना का राइज का। और चाइना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस वक्त एक डेवलप्ड कंट्री है और अमेरिका को परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में वो ऑलरेडी ओवरटेक कर चुका है और 2030 में बाकायदा तौर पे वो उसको ओवरटेक कर लेगा इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एज वेल। तो इसलिए अब जो सूरत सामने नजर आ रही है उसमें चाइना आगे होगा, अमेरिका एक रिएक्टिव पावर के तौर पे सामने आएगा, यूरोप जो है वो उससे तीसरे नंबर पे है और यही वजह है कि यूरोप के अंदर भी एक हैजानी कैफियत है और वो घबराए हुए हैं कि अब हमने क्या करना। और ट्रम्प जो है वो अपने गुस्से का इजहार इस तरह से कर रहे हैं कि यूरोप ने उनका शुरू में साथ नहीं दिया ये डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाने में, और अब जो है वो यूरोप उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन वो बात वो शीशे में जो है वो क्रैक आ गया, बिल्कुल सही। अब वो चीजें जो है अब ये टाइम लगेगा इसको आगे, ये अगर इसको इफ दे वांट टू मेंड फेंसेस उसके बावजूद बात वो नहीं रहेगी। दुरुस्त हो गया जी, दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब स्ट्रेट टॉक में हमें ज्वाइन करने के लिए। हम ये एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन आखिर 5 साल बाद जाग गया है और कह रहा है पंजाब हुकूमत को कि करवा लो इंतखाबात वरना टेक ओवर कर लेंगे। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी कायम करते हुए पंजाब हुकूमत को 10 फरवरी तक कमेटी के साथ बैठकर मसाइल हल करने की हिदायत दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वजीर आला को संजीदगी से आगाह करें, अगर मजीद एक्शन लिया तो शर्मिंदगी होगी। जरूरत पड़ी तो 20 फरवरी को वजीर आला पंजाब को बुलाएंगे। कमीशन ने कहा कि वो मामलात खुद टेक ओवर करते हुए इंतखाबात करवा देगा। शर्मिंदगी है कि पंजाब में 2021 से मकामी हुकूमत नहीं है। समात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट कवायद गुज़िश्ता साल 13 अक्टूबर तक खत्मी होने थे। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के कवायद 15 नवंबर 2025 तक फराहम करने थे। सूबाई हुकूमत ने मुसव्विदा इलेक्शन कमीशन को दिया मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हुदूद की हदबंदी और दर्जाबंदी का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2025 तक होना था और यूनियन काउंसिल्स की तादाद को 21 दिसंबर 2025 तक नोटिफाई होना था, लेकिन ये सब ताहाल नहीं हो सका। 2023 की मरदमशुमारी के बाद नक्शे 10 जनवरी तक फराहम करने थे। ईसीपी ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत लिखकर मायूसी का इजहार करते हुए पंजाब हुकूमत की ताखीर और यकीन दहानी पूरी न करने को संगीन करार दिया। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात 2019 में तहलील होने के बाद बहाल हुए और मुद्दत 21 दिसंबर 2021 को मुकम्मल हुई। आइन और इलेक्शंस एक्ट के तहत इंतखाबात 120 दिन में होने थे मगर नहीं हो सके। ईसीपी ने 8 अक्टूबर 2025 को इंतखाबात दिसंबर 2025 में करने का हुक्म दिया मगर 21 अक्टूबर 2025 को नए कानून के बाद ये हुक्म वापस ले लिया गया। हल्काबंदियां और दूसरी जरूरियात 10 जनवरी तक मुकम्मल होना थी, फिर हदबंदी शुरू होना थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से गुरेज करके क्यों एक अहम आईनी तकाजा पूरा नहीं कर पा रही है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। शर्मिंदगी की बात है कि पंजाब में 2021 से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने वाली मरियम नवाज हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से गुरेजा क्यों? ज़ैगम साहब, 3 साल में 6 मरतबा कानून में तब्दीली हुई है, 2 मरतबा हल्का बंदियां हुई हैं, एक बार शेड्यूल भी जारी हो गया था। ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों है? किस बात का खौफ है?
बहुत बड़ा मसला है। देखिए, ऐसा कानून बन गया है, ऐसा ज़बरदस्त कानून बन गया है कि गैर जमाती इलेक्शन होंगे, उसके बाद मेंबर्स जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे, और जो हेड्स होंगे लोकल गवर्नमेंट्स के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। सब कुछ ठीक है, फिर भी खतरा मौजूद है। आप मुझे बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता चीचा वतनी या भाई फेरू का जो मेयर है वो मुस्लिम लीग नवाज का ना हुआ तो क्या होगा? पंजाब का क्या बनेगा? वैलिड। इतना फलता फूलता तरक्की करता हुआ साफ सुथरा महफूज पंजाब बर्बाद होकर रह जाएगा। 2008 में तो क्या जो नून लीग से नहीं ताल्लुक रखता वो पंजाब में सांस ना ले, आप ये कह रहे हैं दूसरे लफ्जों में? उसकी कोई सोच नहीं है, राय नहीं है? तो इलेक्शन तो ना जीते ना, देखें वो सांस ले अच्छी तरह सांस ले, इंसान बन के रहे, लेकिन ये है कि इलेक्शन तो ना जीते ना, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा चले, करवा तो लेना, फिर नहीं जीतेंगे, जीतने देंगे क्या? लोकल गवर्नमेंट की प्लीज कहिए। देखिए किधर देखें, उसका तरीका उन्होंने बनाया है कि आप नॉन पॉलिटिकल तरीके से मुंतखब हों, फिर आप सियासी जमात ज्वाइन करें। तो पूछ के ज्वाइन करना पड़ेगा ना। डिप्टी कमिश्नर से क्या पूछे कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है? तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी खतरा मौजूद है। मैंने आपसे अर्ज किया, खतरा फिर भी नहीं गया। 2008 में जब लोकल गवर्नमेंट पंजाब में ख़त्म की गई और अब तक 18 साल बनते हैं, इसमें सिर्फ एक टर्म है जिसमें लोकल गवर्नमेंट मौजूद थी, 5 साल। 18 साल में, इस जमहूरियत के 18 साल में सिर्फ 5 साल में लोकल गवर्नमेंट मौजूद थी, 2015 से 2019 तक। बाकी तमाम इस अरसे में जो 13 साल हैं, जो 2/3 पीरियड है, उसमें लोकल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के पास रही है। इसका मतलब है कि जो लाहौर में तख्त लाहौर है उसके पास कंट्रोल रहा है तमाम फंड्स का, तमाम प्रोजेक्ट्स का, तमाम लोकल गवर्नमेंट्स का। और तरह तरह के हमने देखा है कि बहाने बनाए जाते हैं। अभी आपने कुछ बहाने बताए, मिसाल के तौर पर डिलिमिटेशंस का एक बहाना है। अच्छा, कानून बन गया, लेकिन कानून के जब तक आप रूल्स ना बनाए तो वो कानून पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये भी एक मजाक है। बहुत से कवानीन आपने बना लिए हैं जिनके रूल्स नहीं बनाए और वो किताब में लिखे हुए पड़े हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी रूल्स का मसला है, डिलिमिटेशन का भी मसला है, टेक्निकल बहाने बनाए जाते हैं। ये ना हो तो दूसरे बहाने भी हमने देखे। ये बहाना भी आया कि पैसे नहीं इलेक्शन के, ये बहाना भी आया कि सिक्योरिटी नहीं है, ये बहाना भी आया कि कोर्ट के साथ जो है वो मामला चल रहा है, ये मामला भी आया कि जनाब अभी तो केयर टेकर सिस्टम है, केयर टेकर सिस्टम में कैसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराना है। मसला है बदनीयती का। मसला ये है कि ताकत और फंड्स ट्रांसफ़र नहीं करने अवाम को, डोर स्टेप पे नहीं देने, और लोकल गवर्नमेंट की सतह के लोगों को सिर्फ ढोल के आगे नचवाना है, उनको लीडरशिप में हिस्सा नहीं देना, ताकत में हिस्सा नहीं देना। जो ताकत रहेगी वो एमपीएस और एमएनएस के पास रहेगी। जो कहने को लेजिस्लेटर है, काम उनका ये है कि वो आके कानून साजी करें, उनका कुछ ताल्लुक नहीं होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के काम से, म्यूनसिपलिटी के काम से, लेकिन वो कराते हैं म्यूनसिपलिटी का काम। कमीशन भी मिलता है, वोट भी पक्के होते हैं, तो वो क्यों छोड़ने को तैयार होंगे? तो मैंने आपसे अर्ज किया पहले भी कि ये जो पॉलिटिकल इकॉनमी है पाकिस्तान की, वो इस बात की इजाज़त नहीं देती पाकिस्तान के इन सियासी जमातों को, सियासी वडेरों को, 350 सियासी ख़ानदानों को, कि वो एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाए। और मजबूत क्या, यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाने को तैयार नहीं है। सही हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं और बहुत से सवाल उठा भी दिए। वैसे खबरें ये भी हैं कि लाहौर को जो है इंतजामी तौर पर तकसीम करके चलाने के बारे में सोचा जा रहा है, फैसला कर लिया गया है, बसंत के बाद शायद ऐलान हो, लेकिन सवाल ये कि मेयर ही दे दें तो वो चला लेगा खुद ही किसी ना किसी तरह। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज की कारकर्दगी, बहुत से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाए गए हैं, काम भी बहुत किया जा रहा है, क्रेडिट लिया भी जा रहा है, कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे भी तारीफ भी कर रहे हैं, सताइश भी दे रहे हैं। इतने सब के बावजूद कोई बहाने, कोई डर, कोई खौफ, क्या सियासी मकबूलियत पर यकीन नहीं रहा मुस्लिम लीग नून को? आशा, हम अक्सर इस प्रोग्राम में एक लीड कैप्चर की बात करते हैं ना, तो वो सवाल ये है कि लीड कैप्चर कैसे हो जाता है। ये मकामी हुकूमतों का एक मजबूत और फाल निज़ाम जो है, ये सबसे बड़ी जमानत है लीड कैप्चर के खिलाफ। ये हुकूमतें एक पॉलिटिकल नर्सरी होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी निज़ाम के लिए। आप उसका एक अंदाज़ा इस चीज़ से लगा देते हैं कि 1979 में जब लोकल इलेक्शंस में ये पता चला था कि पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे मुल्क पे उसका गलबा है,
जहां तक अवाम का ताल्लुक है उस हद तक, तो वो इलेक्शंस खत्म करके 1983 के अंदर गैर जमाती बुनियाद के ऊपर इलेक्शन करा के एक पॉलिटिकल एलीट जो है उसको क्रिएट किया गया था पाकिस्तान के अंदर। और वही पॉलिटिकल एलीट 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के अंदर सामने आई है, और आज तक इसी कोई वजह है आयशा के 1985 के इंतखाबात को पाकिस्तान में होने वाले तमाम इंतखाबात की मां कहा जाता है, क्योंकि ये जो मौजूदा हमारी पॉलिटिकल एलीट है ये वहीं से उसका आगाज हुआ और वही इस निज़ाम को आगे लेकर चल रही है। अब अगर आप इस मुल्क के अंदर इजाजत दे देंगे कि नई पॉलिटिकल नर्सरीज क्रिएट हो, वक्तन फवक्तन मुकामी इंतखाबात होते रहें जिनमें हिस्सा लेना इतना महंगा और इतना मुश्किल काम नहीं है जितना सूबाई या कौमी इंतखाबात में हिस्सा लेना है, उसके अंदर नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सामने आ सकती है, तो ये एक डायरेक्ट एंड क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर कहते हैं ना, ये हमारी मौजूदा अशराफिया के लिए एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। देखिए कानून जो है ना वो उसके पीछे छुपना या रूल्स के पीछे छुपना या ये कहना कि जी अभी ये काम रहता है या अभी वो काम रहता है, ये सारी की सारी बहाने पर बाजी होती है। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि हमारी मौजूदा सियासी एलीट जो है वो नहीं चाहती कि उसका एक नेबल बदल पैदा हो इस मुल्क के अंदर, और वो नेबल बदल पैदा करने का एक बहुत ही मौसर तरीका ये मकामी हुकूमतें होती हैं, ये मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होते हैं। तो अगर ये खौफ उनको किसी दूसरी जमात का नहीं है, और ये सब वही करेंगे। आप देखिए कि जब भी कोई डिक्टेटर आता है पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तो आपके लोकल इलेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि उसको भी अपने नए हमातियों को एक नए ब्रांड ऑफ पॉलिटिशियंस की ख्वाहिश होती है जो कि उसको सपोर्ट करे। लेकिन जब मुंतखब हुकूमतें आती हैं तो हमेशा ये मकामी हुकूमतों और मकामी इंतखाबात का मामला जो है वो अल्तवा में पड़ जाता है। उसकी वजह यही है कि वो उनको एक दूसरे से खतरा नहीं होता, एक दूसरे में तो वो बारियों वाला सिस्टम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनको एक नई पौध के सामने आने से खतरा होता है जो कि इस अशराफिया का, ये पॉलिटिकल एलीट का जो कैप्चर जिसको हम कहते हैं उसका खात्मा हो सके, और यही बुनियादी खौफ है। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, पंजाब हुकूमत अपनी ख्वाहिश पर मबनी कानून भी ले आई, फिर भी इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं है। मजबूत वन पेज के साथ भी अवाम को उनका हक ना देना, बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना, क्यों? पहले तो एक तस्हीह की इजाज़त दीजिए। वो आपने सवाल पूछा था जैगम साहब से, आपने कहा कि सांस भी ना लें। हाँ। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं सांस ले सकते हैं। मेरे ख्याल में सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्मॉग की जो हालत है लाहौर के अंदर आजकल शायद थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन इस तरह के मौसम में सांस नहीं लेना चाहिए। और अगर लेना है तो आज नंबर 1 पर था लाहौर आलूदा शहरों में। कोशिश उन्होंने बहुत की है, लेकिन आज का नंबर बता रही हूँ। तो फिर मैं आपको तो आपके पास जवाब वाज़ेह है ना कि फिर तो सांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो कहीं छुप के लो, खामोशी से लो, ज्यादा जोर से मत लो, ताकि कहीं खुदा न खास्ता ये बाहर से स्मॉग आपके अंदर ना चली जाए। देखिए दूसरी बात, मैं तो 20 फरवरी का इंतजार करूंगा। यानी हकीकी तौर पर अगर मेरे पास कोई इस वक्त लिटमस टेस्ट है किसी चीज का तो 20 फरवरी है, और मैं चाहता हूं 20 फरवरी तक कुछ भी ना हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा को अपने सामने हाजिर करें। मैं जब ये होगा तो मैं कहूंगा कि इस मुल्क के लिए कोई उम्मीद की किरण रह सकती है, कायम है, या ये कि ये खाम में बड़े हैं जो बढ़ के मारते हैं और ये बढ़ के मार रहे हैं। तीसरी बात सुन लीजिए, ये भी आपको ये पता है कि कल ही के दिन में या शायद आज ही के दिन में या नहीं कल के दिन में हुआ होगा कि ये फैसला हुआ है, बल्कि शायद कानून पास हो गया है, और ये अभी शायद हो जाएगा, ये जो हमारी ज्वाइंट सेशन जिसका जिक्र हो रहा है, कि इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या बात, किसी फैसले। वाह। तो ये अब जब ये 3 चीजें हो गई तो फिर मुझे तो यूं लगता है कि जैसे इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास वाकई एक ऐसी ताकत आ रही है जिसके बाद वो चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा को अपने सामने हाजिर कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ना किया। बाकी बातें सब हो चुकी, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसमें कहा गया कि इख्तियार, वसाइल और सियासत, ये तीनों ही अगर किसी और की तरफ चले जाएंगे तो खौफ कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। आपके पास जो काबू आपके पास है क्या, जो आप इस जगह पे बैठे हैं। पता है कलामी, मगर दरअसल मजबूती तो अपने खौफ से लड़ना ही होता है ना। तो फिर मजबूती नहीं है। अगर खौफ आज भी तारी है तो फिर मजबूती नहीं है। देखिए 2019 में जब ये हुकूमतें खत्म हुई तो
तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी यहाँ पे, पीटीआई की, पंजाब के अंदर, फिर भी इलेक्शंस नहीं हुए। अब वो तो बड़े प्रोग्रेसिव और बड़ी वो हर किस्म के अवामी बंदे और पॉपुलिस्ट और सब कुछ, तो क्या वजह 2 साल नहीं किया या 3 साल नहीं किया उन्होंने किसी किस्म का कोई इलेक्शन? इसलिए कि उस वक्त वो हार रहे थे, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के तहत इतने ज्यादा प्रेशर में थे कि हम तो सब कुछ हारे जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हारे जा रहे हैं, अब यहां पे जाएंगे तो ठप्पा लग जाएगा कि आप इस काबिल नहीं है कि आप किसी चीज को रन कर सकें। तो सियासतदान बहुत सियाने होते हैं, उनको तरीके आते हैं, उनको पता होते हैं। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, सिंध में चले जाएं, वहां का हाल इससे भी बुरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा यही रोता रह गया, बलूचिस्तान बेचारों का कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया, उनका पता ही नहीं वहां पे क्या हालात। तो बाहर सूरत ये पाकिस्तान की अवामी लोगों की मसले हैं, कहीं से कोई खुदा न खासा लीडर ना खड़ा हो जाए, और ऐसा लीडर जो हमारी जो हैसियत है, जो हमारा होल्ड है, उसको चैलेंज ना कर पाए। और जब ये चीजें सामने, खौफ और डर सामने आते हैं, तो फिर चाहे जो मर्जी साथ खड़ा हो, जो पलड़ा हो, जो पेज है, उस पेज के अंदर थरथराहट पैदा हो जाती है, और वो हर जगह, हर वक्त और हर मौके पे रहती है। दुरुस्त हो गया। यही कंक्लूड करते हैं जो मेरे मेहमानों ने बात की कि इख्तिदार और इख्तियार आपको इंसाफ से इतना दूर क्यों कर देता है। शायद खौफ ही है जो आप अपने खौफ से लड़ नहीं पाते हैं। मगर 20 फरवरी का इंतजार सिर्फ शहजाद साहब नहीं करेंगे, स्ट्रेट टॉक का पूरा पैनल करेगा कि उस दिन क्या होता है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।